हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 7 है वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जिसका कोड है 6316। ठीक है, आज इसका 8th पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 पार्ट जो है आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये 10 के 10 पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, जिसमें बता दे रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। फुल कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इन क्वेश्चनों को सही कर पाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 71, जिसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में निम्न हमें राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के किसके बराबर होती है ये बताना है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय जो लेखांकन के संदर्भ में हमें बताना है जो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होती है वो किसके बराबर होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जो हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल डिस्पोजल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम को बताना है कि नेशनल इनकम को जो अकाउंटिंग है उसके संदर्भ में जो हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती, किसकी इक्वल होती है ये बताना है। ठीक है, कुल मिला के इसका फॉर्मूला बताना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है इसमें कि बाजार की कीमतों पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य निबल चालू के अंतरण। सेकेंड नंबर है कि साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उद्यान प्लस शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य निबल चालू अंतरण। नेक्स्ट है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद शेष प्लस शेष विशेष दूसरे देशों से प्राप्त अन्य निबल चालू अंतरण। फोर्थ ऑप्शन है कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विश्व से दूसरे देशों से प्राप्त निबल चालू अंतरण। ठीक है, तो इसके यदि हम आंसर की बात करें, क्योंकि देखिए प्रयोज्य आय की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले चीज हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो प्रयोज्य आय का फॉर्मूला होता है क्या होता है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो हमारा एनपीए है, कौन है? एनपीए, एन सॉरी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसकी मार्केट प्राइस प्लस शुद्ध शुद्ध विदेशी जो हस्तांतरण होते हैं, जो हमें नेट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो होता है, नेट अकाउंट जो ट्रांजेक्शन होता है विदेशों से, तो वो यहाँ पे इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तो शुद्ध विदेशी यहाँ पे क्या लिख देते हैं? हस्तांतरण। तो ये चीज में शामिल होती है। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला नंबर है वो एकदम सही है कि निवल और राष्ट्रीय उत्पाद प्लस जो विदेशों से एक दूसरे देशों से निवल हमें प्राप्त होता है, जो ट्रांसफर प्राप्त होता है वो शामिल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट है, वो उसमें क्या होती है? मार्केट प्राइस शामिल होती है। ठीक है ना, तो मार्केट प्राइस शामिल होती है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। इस हिसाब से हमारा पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एनडीआई का मतलब नेशनल डिस्पोज इनकम का फॉर्मूला यहाँ पे देखे हैं कि एनएनपी, जिसको मार्केट प्राइस में प्लस शुद्ध विदेशी हस्तांतरण या नेट करेंट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो नेट डिस्पोजल इनकम होती है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होती है, ये होती क्या है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होती है ये हमें बताती है कि जितनी कमाई हुई है हमारी, जितना कमाई हुई है हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश में, उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आयात कितना है उसको जोड़ दिया जाता है, प्लस जो मूल्य ह्रास हुआ होता है, जैसे टूट फूट संबंधी मशीनों को जो भी, तो उस मूल्य ह्रास को क्या कर जाता है? घटाया जाता है। वहीं विदेशी शुद्ध हस्तांतरण, जिसमें हमारी सहायता प्राप्त होती है, जो हमें रेमिटेंस प्राप्त होता है बाहर से, वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो हमारी एनडीआई है ना, एनडीआई है, इसमें हमें क्या प्राप्त होता है? हमारे पूरे देश की जो कमाई होती है उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला याद रखिएगा और ये क्या होती है ये याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज राष्ट्रीय आय से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। नेक्स्ट है अपना कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में निम्न के संदर्भ में हमें बताना है कि सरकार से प्राप्त जो उपहार होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं और छात्रवृत्तियां होती हैं, वो किस प्रकार से वर्गित किया जाता है इन्हें, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो गिफ्ट प्राप्त होते हैं, प्राइज प्राप्त होते हैं, स्कॉलरशिप रिसीव होते हैं हमें, तो वो नेशनल हमारा जो इनकम अकाउंटिंग है उसमें कैसे इसको वर्गीकृत किया जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जो नेशनल जो अपना राष्ट्रीय आय लेखांकन होता है ना, राष्ट्रीय आय जो लेखांकन होता है उसमें जो है नागरिकों की इसमें क्या बोला है कि वर्गीकृत के रूप में किया जाएगा। तो इसको हम किस रूप में रखेंगे? आंतरिक अंतरण भुगतान के रूप में रखेंगे। क्या किस में रखेंगे? अंतरण भुगतान के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कि व्यक्ति की जो आय की गणना होती है ना उसमें अंतरण भुगतान को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, व्यक्ति की जो हमारी गणना होती है उसमें अंतरण भुगतान क्या होता है? जोड़ा जाता है। इसमें बोला है कि उपहार प्राप्ति छात्रवृत्ति जो मिल रही है, तो ये व्यक्ति की
कहा जाए तो उसकी आय में एक इंक्लूड हो रही है ना। इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा अंतरण पर भुगतान, ठीक है, अंतरण पर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट पर ये आपकी स्कॉलरशिप वगैरह क्या हो जाएंगी, क्लासीफाई की जाएंगी गवर्नमेंट में, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। अब आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभार जो प्रवाह है फ्लो वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल है, ठीक है, फ्लो वेरिएबल है, ये हमें इसमें बताना है। पहला है कि बैंक बैलेंस, दूसरा है इक्विटी शेयर धारक, तीसरा है आय और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो पहले आप ये जान लीजिए कि प्रवाह चर क्या होता है, ठीक है। तो जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, ठीक है ना, वेरिएबल होता है और चर होता है जो, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है प्रवाह जिसे हम बोलते हैं फ्लो, फ्लो वेरिएंट वेरिएबल। तीसरा दूसरा होता है आपका स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है ये हमें देखना है, ठीक है। तो जो फ्लो वेरिएबल होता है, ये प्रवाह जो होता है, इसमें जो हमारी मेजर चीज शेयर होती है वो जैसे आय हो गई, है ना, शेयर की खरीद एवं बिक्री हो गई, ये याद रखिएगा कि शेयर की खरीद बिक्री यहाँ इसमें शामिल होती है। और स्टॉक में जो होती है शेयर धारक, जो शेयर धारक होता है, जो शेयर कहा जाए तो स्टॉक होता है, वो इसमें शामिल होती है, शेयर धारिता इसमें शामिल होती है ना। और क्या शामिल होता है इसमें, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, ठीक, बैंक बैलेंस हो गया, तो ये चीज़ें किस में शामिल होती है, स्टॉक में शामिल होती है। प्रवाह में क्या क्या शामिल होता है, आय शामिल होती है, शेयर की खरीद बिक्री शामिल होती है, बैंकों की जो निकासी है ना, बैंकों की जो निकासी होती है प्लस जो आय का अर्जन, ब्याज का अर्जन होता है, जो बैंकों की निकासी प्लस ब्याज का अर्जन, ये सब चीज किस में शामिल होता है, प्रवाह में शामिल होता है, ठीक है। और स्टॉक में क्या शामिल होता है, शेयर धारिता और बैंक बैलेंस, इस टाइप की कुछ चीज शामिल होती है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा कि प्रवाह चर में कौन शामिल है, आय शामिल है, क्या शामिल है, आय शामिल है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा, ठीक है। अभी इसकी हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि अभी इसके क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि मुद्रास्फीति अंतराल वर्तमान में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और पूर्ण रोजगार स्तर पर संचालित अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर को मापता है, ठीक है। इसमें बोला गया है इन्फ्लेशन गैप के बारे में बोला है, ठीक है ना, इन्फ्लेशनरी जो गैप होता है वो किस टाइप से मेजर किया जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो हमारा मुद्रास्फीति अंतराल होता है वो मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्पन्न करता है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न करता है, और जिसमें क्या करना होता है कि जो सरकारी व्यय होती है उसमें वृद्धि के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सही कथन बताना है, ठीक। तो पहला बोला है कि मुद्रास्फीति अंतराल जो होता है वो वर्तमान में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मतलब रियल जीडीपी और पूर्ण रोजगार में संचालित अर्थव्यवस्था में जो होता है उस जीडीपी के अंतर को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन गैप होता है वो होता क्या है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन गैप क्या होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन गैप जो होता है वो ये बताता है कि लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है, लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो उससे क्या होता है कि समग्र मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। समग्र मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और बाजार में क्या हो जाता है, आपूर्ति की कमी हो जाती है, ठीक है, तो सप्लाई की क्या हो जाती है, कमी हो जाए। जब समग्र मांग में तेजी से क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, क्यों वृद्धि हो जाए, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारी सप्लाई चेन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब सप्लाई कम हो जाए, तो इससे क्या हो जाता है कि सब बाजार में क्या हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। और इसको नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या करेगी कि जो अपने व्यय में जो अपना व्यय करती है उसमें कटौती करेगी, ठीक है, उसमें क्या करेगी, कटौती करेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें जो बोल रहा है कि आपका दूसरा स्टेटमेंट है जो कि वृद्धि करने की बात है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार क्या करती है, व्यय में कटौती करती है, ठीक है, क्या करती है, व्यय में कटौती करती है। अब इसको देखें कि इन्फ्लेशन गैप का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन गैप का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। पहला होता है कि जो रियल जीडीपी होती है, ठीक है ना, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में जब रियल जीडीपी में हम जब हम पूर्ण रोजगार, ठीक है ना, पूर्ण रोजगार जो है, पूर्ण रोजगार पूर्ण रोजगार स्तर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो संचालित पूर्ण रोजगार संचालित जब इसमें माइनस कर दिया जाता है तो हमारे क्या आ जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन गैप आ जाता है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन गैप की फार्मूला है ये कि अगर रियल जीडीपी मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है, मतलब पूरी तरह से जो डिमांड जितनी बढ़ी उसमें यदि हम आपूर्ति को, इसको आपूर्ति समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपूर्ति, और जब हम यहाँ पे डिमांड, तो मांग में से जब हम आपूर्ति घटा दिया जाता है तो हमारा क्या आ जाता है, मुद्रा अंतराल पता चल जाता है ना, मुद्रास्फीति का अंतराल पता चल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रियल जीडीपी माइनस पूर्ण रोजगार स्तर में किया जाता है तो हमारा इन्फ्लेशन गैप पता चलता है। इन्फ्लेशन गैप होता क्या है, तो ये लोगों में जब बाजार में ज़्यादा पैसा आ जाए जिसके कारण मांग में तीव्र वृद्धि हो जाए और उससे आपूर्ति कम हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति अंतराल या गैप बोलते हैं, ठीक है ना।
कि मांग और आपूर्ति में ज़्यादा गैप आ जाए, ठीक है। एक वैसे ही होता है अपस्थिति, अपस्थिति होती है, अपस्थितिक अंतराल होता है, ठीक है ना। अपस्थिति अंतराल होता है जिसे हम कहते हैं डिसफ्लेशन गैप, ठीक है। डिसप्लेशन गैप में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो मांग होती है वो कम हो जाती है और आपूर्ति जो बाजार में होती है ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मांग यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और आपूर्ति यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो आपूर्ति यहाँ पे जो हो जाएगी वो अधिक हो जाएगी, जिससे होगा क्या कि मार्केट में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी, ठीक है। मंदी आ जाएगी और यहाँ पे सरकार क्या करेगा, यहाँ पे सरकार जो करेगा कि जो अपना व्यय है, अपने व्यय में क्या करेगा, बढ़ा देगा, अपने व्यय को क्या करेगा, बढ़ाएगा, अपने व्यय में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, तरह तरह की सब्सिडीज वगैरह देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे मुद्रास्फीति अंतराल और जो है अपस्थिति अंतराल को देखे, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो अपना हो जाएगा, पहला तो गलत है, दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा सही है। तो केवल और केवल इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक नंबर, केवल और केवल आंसर नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। थोड़ा आप इन्फ्लेशन का फार्मूला याद रखिएगा कि रियल जीडीपी में से, है ना, जो आपको रोजगार स्तर के साथ मुझे माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति अंतराल आ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इनको बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, एक मिनट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किसी भारतीय को अगर कार कंपनी का उत्पादन कर रही है, मान लो कोई भारतीय कंपनी है, वो कार का क्या करती है, उत्पादन कर रही है, कहाँ, अमेरिका में। तो ये हमें बताना है ना, कि आउटपुट जो मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमें बताना है कि जो अमेरिका में उत्पादन कर रही है कोई भारतीय कंपनी, तो वो किस कहाँ शामिल होगा, ठीक है। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद में, किंतु भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, मतलब अमेरिका के जीडीपी में और भारत के एनपी में। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अमेरिका और भारत दोनों के जीडीपी में। फिर तीसरा ऑप्शन है कि भारत के जीडीपी में किंतु अमेरिका के एनपी में, एन जीएनपी में, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन है कि अमेरिका और भारत दोनों में ही क्या हो जाएगा, जीएनपी में। तो हमें बताना है कि जो अगर कोई भारतीय कंपनी है, ठीक है, अब वो अमेरिका में उत्पादन कर रही है तो क्या होता है। तो देखो, पहले चीज तो आप जान लीजिए कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये चीज आपको जानना है, ठीक है। तो जीडीपी का प्योर मतलब है कि यदि हमारे घरेलू सीमा के अंदर कोई भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी उत्पादन हो रहा है, घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, वो चाहे विदेशी नागरिक के द्वारा हो रहा हो और चाहे देसी नागरिक, मतलब जो नागरिक है उसके द्वारा उत्पादन हो रहा हो, तो ये हमारे किस में शामिल होगा, जीडीपी में शामिल होगा, ठीक है। वहीं जीएनपी की यदि हम बात करें तो जीएनपी में यहाँ पे नागरिक महत्व होता है, नागरिक को महत्व दिया जाता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक है वो कहीं भी उत्पादन करे तो वो क्या कहलाएगा, जीएनपी में शामिल होगा, भारत के जीएनपी में शामिल होगा। मतलब जिस देश का, जैसे हमारा भारत है, तो भारत की जितनी भी घरेलू सीमा है उसके अंदर जो भी उत्पादन हो, चाहे वो विदेशी कंपनी आगे उत्पादन करे चाहे भारतीय कंपनी उत्पादन करे, दोनों ही चीज़ किसमें शामिल हो जाएंगे, आपके जीडीपी में। और यहाँ तक कि भारत का जो दूतावास होता है वहाँ का भी जो भी प्रोसेस हो रहा होगा, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो भी हमारे जीडीपी में शामिल होगी, ठीक है। जीएनपी की बात करें तो जीएनपी जो है हमारा भारतीय नागरिक द्वारा, चाहे वो भारत में उत्पादन कर रहा हो, चाहे किसी दूसरे देश में उत्पादन कर रहा हो या कहीं भी उत्पादन कर रहा हो, यदि वो भारतीय है तो उस केस में शामिल होगा, जीएनपी में शामिल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल केवल ए आंसर हो जाएगा कि जीडीपी। देखिए, अमेरिका के तो जीडीपी में शामिल होगा किंतु भारत के किस में शामिल होगा, जीएनपी में शामिल होगा, यदि अमेरिका में कोई भारतीय कंपनी उत्पादन कर रही है तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्टॉक चर, जैसे हम लोग अभी प्रवाह चर देख चुका है, प्रवाह चर देख चुका है, यहाँ पे स्टॉक चर देख रहे हैं, ठीक है ना, स्टॉक चर वेरिएबल देख रहे हैं, ठीक है, स्टॉक वेरिएबल। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है हमें ये बताना है, ठीक है। सही उत्तर हमें यहाँ पे चूज करके बताना है, ठीक। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था कि स्टॉक जो हमारा चर होता है, और प्रवाह चर की हम लोग वहाँ पे बात कर चुके हैं, अभी हम पे स्टॉक चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉक चर जो होता है वो किसी विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है, किसी विशेष समय बिंदु की माप होता है, स्टॉक चर जो है किसी विशेष समय बिंदु की माप होता है। वहीं प्रवाह जो होता है एक ऐसी मात्रा होती है जो किसी समय अवधि के, मतलब कोई जैसे हफ्ता, महीना, 15 दिन, इस हिसाब से जो नापता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रवाह में शामिल करते हैं। और जो स्टॉक में क्या होता है वो किसी विशेष समय में हो, जैसे कि जनसंख्या इसमें शामिल हो जाएगी, बैंक बैलेंस शामिल हो जाएगा, इक्विटी शेयर धारक शामिल हो जाएंगे, पूंजी शामिल हो जाएगी, संपत्ति शामिल हो जाएगी, विदेशी ऋण शामिल हो जाएगा, ठीक है। और वहीं प्रवाह में क्या क्या शामिल होगा, वहाँ राष्ट्रीय आय शामिल होगी, अपनी आय शामिल होगी, बचत शामिल होगी, मूल्यह्रास शामिल होगा, आयात निर्यात शामिल होगा, है ना। तो प्रवाह में हमारे ये सब शामिल होते हैं। वहीं स्टॉक में क्या शामिल होता है,
देखिए, स्टॉक में क्या शामिल होगी, पूंजी शामिल होगी, संपत्ति शामिल होगी, लेकिन ये जो बचत और राष्ट्रीय आय है किसमें शामिल हो जाएगी, प्रवाह चर में, ठीक है ना, किसमें, प्रवाह चर में, ठीक है, प्रवाह चर में, ठीक है, किसमें शामिल हो जाएगी, प्रवाह चर में शामिल हो जाएगी, ठीक है। तो जब किसी समय बिंदु पर हमें परिवर्तन की मात्रा दर्शाता है जब, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन की मात्रा, मतलब एक समय विशेष में जब किसी की परिवर्तन की मात्रा बताए तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉकचर लगेगा, ठीक है ना। वहीं प्रवाह चर की बात करें तो समय अवधि के दौरान परिवर्तन को जो दर्शाता है उसे प्रवाह करते हैं, ठीक है ना। समय अवधि में जो प्रवाह परिवर्तन को दर्शाता है समयावधि में, उसको क्या बोलते हैं, आपको प्रवाह चर बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं जो स्टॉकचर क्या होता है, वो किसी समय बिंदु पर परिवर्तन की मात्रा बताता हो, ठीक है ना, मात्रा को जो बताता हो वो हो जाएगा स्टॉकचर, और जो समकालीन उसके परिवर्तन को बताता हो उसे हम क्या कर देंगे, आपका प्रवाह चर करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय और बचत प्रवाह चर हो जाएंगे, और संपत्ति और पूंजी क्या हो जाएंगी, आपकी स्टॉकचर हो जाएंगे। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बताना है कि मौद्रिक सकल घरेलू अनुपात की गणना, ठीक है, इस प्रकार की जाती है कि वस्तु और सेवाओं के मूल्यांकन कुछ स्थिर वस्तुओं तक किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, कुछ स्थिर वस्तुओं के मूल्यों पर किया जाता है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट है कि जो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनिवार्यतः अर्थ यह नहीं होता है कि उत्पादन में वृद्धि ही हुई है। हमें सही कथन बताना है कि सही कौन सा कथन नहीं है, मतलब सही नहीं कथन बताना है, ठीक है, ये याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, और एक क्या होती है, रियल जीडीपी। अब ये इतना खतरनाक हिंदी लिखेगा कि मौद्रिक सकल घरेलू अनुपात, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी को हम लोग जो है नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं, नाम मात्र ही बोलते थे, और यहाँ पे क्या है, मौद्रिक। तो इसी तरह में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लेना जरूरी होता है। तो अब इसमें पहला क्या बोला है कि जो हमारा नॉर्मल जीडीपी की गणना में होती है, की जाती है, उसमें वस्तु और सेवा के मूल्यांकन स्थिर मूल्यों पर किया जाता है, ठीक है। क्या बोला है कि स्थिर मूल्यों पर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे भैया देखिए, अरे यार क्या हो गया? एक मिनट, है ना, एक मिनट, एक मिनट, ठीक। तो यहाँ पे बोला है कि स्थिर मूल्यों पर है, तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्थिर मूल्यों पर इसकी गणना नहीं की जाती है, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर गणना किसकी की जाती है, वो होती है रियल जीडीपी, ठीक है ना। रियल जीडीपी में स्थिर मूल्य की गणना की जाती है, ठीक। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि इसकी वृद्धि या अनिवार्यता यह नहीं बताता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई, ये सही है, क्योंकि बिल्कुल सही है कि ये बदलाव होते रहता है, क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव देखने को मिलता है, नॉमिनल जीडीपी में जो है इन्फ्लेशन का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण इसमें परिवर्तन होते रहता है। जबकि जो रियल जीडीपी होती है उसमें क्या होता है, स्थिर मूल्यों पर गणना की जाती है, और ये है एकदम सटीक हमें जानकारी देता है। और चाहे हमारा बजट निर्माण हो या कोई नीति निर्माण के लिए डाटा का यूज करना हो, तो वहाँ पे हम रियल जीडीपी का यूज करते हैं, क्या करते हैं, रियल जीडीपी का यूज करते हैं। देख चीज और नोट करके रख लीजिएगा कि जो रियल जीडीपी होती है वो, है ना, रियल जीडीपी जो होती है उसमें आर्थिक समृद्धि को नापा जाता है, ठीक है ना। तो आर्थिक समृद्धि की यदि हम आर्थिक समृद्धि की अगर माप करना हो हमें, तो हमेशा हम किस में करते हैं, रियल जीडीपी में करते हैं। ये चीज नोट कर लीजिएगा कि हमेशा रियल जीडीपी में इसकी माप होती है, ठीक है, माप होती है किसकी, आर्थिक समृद्धि की, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, इसमें ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन बी तो सही है, लेकिन इसमें क्या बोला है, सही नहीं है, ठीक है ना, हमको यहाँ पे बताना था सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं बताना था, तो सही ई का नंबर सही नहीं है, दो सही है, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है ना, जिसके कारण नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो सही डाटा हमें नहीं देती, ठीक है। नेक्स्ट अपना है कि जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई के विपरीत सकल घरेलू अनुपात अवस्थिति की अर्थव्यवस्था में घरेलू रूप से उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन है कि जो उत्पादन कीमत सूचकांक मतलब सीपीआई के विपरीत सकल घरेलू उत्पाद अपस्थिति, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद अपस्थिति की गणना में शामिल वस्तुओं का भार नियत होता है। ये सही हमें यहाँ पे कथन बताना है,
ठीक है। आप पहली चीज़ तो ये जानिए कि ये जो बोला गया है जीडीपी अपस्थिति क्या है? तो जीडीपी अपस्थिति मतलब डिफ्लेक्टर को बोला गया है। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आपने पढ़ा होगा जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है ना? जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में आपने पढ़ा है और यहाँ पे क्या बताया है ये? ठीक है, यहाँ पे बताया क्या है आपको कि अपस्थितिकी मतलब आपको चाहे वो इन्फ्लेशन वाला चीज़ याद आ जाएगा, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जीडीपी जो अपना डिफ्लेक्टर है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना? जीडीपी सूचकांक जो है उसके बारे में बताया गया है, ठीक? तो पहला कथन कहता है अपना कि जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है वो है ना सीपीआई के विपरीत, है ना, सीपीआई के विपरीत आपका अवस्थित की जो मुद्रा इसमें घरेलू उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, सही कथन बताना है तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो सीपीआई के विपरीत जो होता है वो बताता है। फिर जो सेकंड ऑप्शन है कि जो सीपीआई के विपरीत है घरेलू चक्रवृद्धि की गणना में नियत वर्ग होता है। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेक्टर, और यहाँ पे हम बना लेते हैं सीपीआई, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं बढ़िया से, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका डिफ्लेक्टर, सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपका डिफ्लेटर। तो पहली चीज़ ये देखिए कि जो डिफ्लेटर होता है उसमें घरेलू उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को क्या ये दर्शाता है, ठीक है ना। ये ब्रॉड होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर, डिफेक्टर जो होता है, एक मिनट है अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जीडीपी जो है डिफेक्टर की बात करें तो इसमें जो हमारे घरेलू सीमा, ठीक है ना, जो हमारे घरेलू में जो भी होता है इसमें सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। सभी वस्तु एवं सेवाएं इसमें शामिल होती हैं, ठीक है, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल होती हैं। जबकि जो हमारा चाहे सीपीआई हो चाहे डब्ल्यूपीआई हो, इनमें सभी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एक सीमित टोकरी होती है, क्या होती है, एक सीमित टोकरी होती है जिसके तहत इसको क्या होता है, इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये सीमित टोकरी पर आधारित होती है, जबकि जो हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर जो होता है इसमें सभी घरेलू वस्तु शामिल होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि इसमें जो होता है जो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। वहीं जो सीपीआई और सीपीआई जो अपना है वो सीमित वस्तुओं और सेवाओं का करता है, ठीक है। तो ये सीमित वस्तुओं के साथ है, सीमित वस्तु और सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, ये जो प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना, वस्तु सेवाओं का, ठीक है। वहीं तीसरा अंतर इसमें क्या है कि जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है ये एक यहाँ पे निगेटिव है कि यहाँ पे जो है आयातित वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। आयातित वस्तु यहाँ पे शामिल नहीं होती है। क्यों शामिल नहीं होती है? क्योंकि जो सीपीआई होता है वो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की वस्तुओं की कीमत में शामिल होता है, ठीक है ना। इसलिए जो है आयातित वस्तु कहाँ शामिल की जाती है, तो आयातित वस्तु जो यहाँ शामिल होती है आपके सीपीआई में, ठीक है, सीपीआई में शामिल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे कि जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है ये वस्तु के भार का भिन्न भिन्न होता है। जहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर में जो वस्तु का भार होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और वहीं पे जो अपना सीपीआई में होता है वहाँ पे क्या होता है, नियत होता है, ठीक है ना। जी, यहाँ पे जो वस्तुओं का भार होता है वो क्या होता है, नियत होता है, ठीक। तो ये इसके कुछ अंतर है। जीडीपी डिफ्लेक्टर जो होता है इसमें वस्तु और सेवा को पूरे के पूरा सभी कुछ शामिल किया जाता है। वहीं सीपीआई में क्या होता है, कुछ सीमित टोकरी शामिल होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आयातित वस्तु जो है जीडीपी डिफ्लेक्टर शामिल नहीं होती है, सीपीआई में शामिल होती है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो वस्तु और सेवाएं हैं उसमें भिन्न भिन्न भार दिया जाता है, किसमें, जीडीपी में, जीडीपी डिफ्लेक्टर में। वहीं सीपीआई की बात करें तो इसमें एक नियत भार होता है, ठीक है, एक नियत भार तय कर दिया करता है, ठीक है। तो जैसा कि सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि यहाँ पे नियत भार होता है, तो सीपीआई के विपरीत इसका नियत भार नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर का भार जो होता है भिन्न भिन्न होता है। इस हिसाब से यहाँ पे सही कथन बताना है तो इसका केवल और केवल ए सही हो जाएगा, ठीक है, केवल और केवल ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि जीडीपी डिफ्लेक्टर आखिर बताता क्या है। तो जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है वो हमारी नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी और जो रियल जीडीपी है उसके बीच अंतर को बताता है, ठीक है ना। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच क्या बताता है, अंतर को बताता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है ना, इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। बेसिक आप लोग को याद रखना हो तो नॉर्मल जीडीपी और जो रियल जीडीपी होता है उसके बीच में अंतर जो प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है कि जो आधार कीमत में उत्पादन कर शामिल होते हैं किंतु उत्पाद कर शामिल नहीं होता है। दूसरा है कि उत्पादन कर सब्सिडी उत्पादन के संदर्भ में भुगतान या प्राप्त किए जाते हैं
तथा ये उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं, सही कथन बताना। ठीक है, तो पहला चीज बताना है हमको बेस प्राइस के बारे में। ठीक है, कि बेस प्राइस जो होती है उसमें क्या प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, जो प्रोडक्शन टैक्स होता है वो शामिल होता है, इंक्लूड होता है कि नहीं। ठीक, तो फिर दूसरी की बात करेंगे कि जो आपका प्रोडक्शन टैक्स होता है और सब्सिडीज होती हैं, वो क्या आपके उत्पादन में की मात्रा में स्वतंत्र रहता है या शामिल रहता है उत्पादन में, ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर जो है अपना है कि सही है कि आधार कीमतों में उत्पादन कर शामिल होते हैं किंतु उत्पाद कर शामिल नहीं होते हैं, तो ये पहला हो गया, सही हो गया आंसर। दूसरा है कि उत्पादन कर सब्सिडी उत्पादन के संदर्भ में भुगतान प्राप्त किए जाते हैं तथा ये तथा ये उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं, तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल सी आंसर, जिसमें दोनों कथन सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अपना है कि निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, ये हमें बताना। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत आय होती है, पर्सनल इनकम होती है, ठीक है, क्या पर्सनल इनकम होती है, उसमें हमें बताना है कि नेशनल इनकम में क्या जोड़ा जाता है पर्सनल इनकम की गणना के लिए। ठीक है, पहला है अवितरित लाभ, दूसरा है सरकार फर्मों से परिवार को दी गई अंतरण अदायगी, तीसरा है कि परिवार द्वारा दी गई निवल ब्याज की अदायगी, और चौथा है निगम कर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है ये हमें बताना है। ठीक, तो अगर हम थोड़ा सा जाने यहाँ पे, थोड़े से हम इसकी बात करेंगे कि जो व्यक्तिगत आय होती है, ठीक है, उस व्यक्तिगत आय में हमारा जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, सॉरी सॉरी राष्ट्रीय आय जो होती है, उस राष्ट्रीय आय में हमारा क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें अवितरित लाभ शामिल होता है, अवितरित लाभ शामिल होता है, परिवार द्वारा दी गई निवल ब्याज की अदायगी इसमें शामिल होती है, प्लस निगम कर भी इसमें क्या होता है, मतलब इससे माइनस किया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ माइनस हो जाएंगी। ये तीनों चीज़ क्या कह जाते हैं, हम राष्ट्रीय आय से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत आय निकालने के लिए याद रखिएगा, व्यक्तिगत आय निकालने के लिए हम ये चाहे अवितरित लाभ हो, चाहे परिवार द्वारा दी गई निवल ब्याज अदायगी हो या निगम कर हो, इनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जबकि जो सरकार द्वारा फर्मों और परिवारों को अंतरण दिया जाता है ना, अदायगी की जाती है, तो उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे जोड़ते हैं किसमें, एनपीए में, तो हमारा क्या निकलता है, व्यक्तिगत आय निकलती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज 10 क्वेश्चन की सीरीज को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग 81 से 90 तक के लिए। परसों एक क्लास और होगी, इसके बाद हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का कोई नया सीरीज से चालू करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्चुअल होगा वह भी बात कर लेते हैं, और बाद में फिर हम लोग यहाँ पे फैक्चुअल जो पोर्शन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी की टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट कर चुका है। इकोनॉमी की आज 80 क्वेश्चन तक हो चुकी है। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी की या तो फिर साइंस टेक की, दो में से किसी की लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यदि अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, ये सीरीज में और क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि इसमें और क्या सुझाव हम लोग मतलब सुधार यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो चलते अभी सभी को आप लोग को गुड नाइट।